कोई एग्जांपल एजेंट्स की, डायूरेटिक्स, बहुत सारी क्लासेस पढ़ते हैं आप, डायूरेटिक्स बहुत सारी क्लासेस पढ़ते हैं आपने। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ना इनहिबिटर, इसको हम, एक मिनट बेटा, ये रिकॉर्डिंग का इशू आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जो मैंने बोला है, क्योंकि रिकॉर्ड भी करना है ये। अच्छा, मैं बात आपसे करने लगा हूँ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, व्हाट इज दिस? एक्चुअली दिस इज हाउ टू अप्लाई द बेसिक फार्माकोलॉजी, द बेसिक फार्माकोलॉजी टू मैनेज, टू मैनेज a diseased condition। क्या मतलब? देखें, जो ड्रग्स होती हैं, इवन एक ही क्लास के अंदर जो डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, मैं आपके साथ अभी जितनी बातें करूंगा वो एग्जांपल के साथ करूंगा। जिस तरह का मैंने अभी आपको बताया कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इंतहाई डिसऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड किस्म का सब्जेक्ट है। इसमें सीक्वेंस नहीं होता, इसमें सीक्वेंस नहीं होता। जितना सीक्वेंस और ऑर्गेनाइजेशन बेसिक फार्माकोलॉजी में है ना, जिसमें आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हो, फिर उसकी बेस पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स आपको आइडेंटिफाई आप करते हो, फिर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई करते हो वेदर दोज आर बेनिफिशियल और हार्मफुल, यूजुअली दोनों टाइप्स के निकलते हैं। फिर बेनिफिशियल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बेस पे आप थेराप्यूटिक यूजेस को जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हो, और हार्मफुल इफेक्ट्स के बेस पे आप एडवर्स इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हो। ये इतना ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट जो है ना वो बेसिक फार्माकोलॉजी है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ऑर्गेनाइज्ड और उस तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं है। क्लियर? इसमें जो है एविडेंस की बेस पे चला जाता है, एविडेंस बेस्ड पे। ठीक है, एविडेंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड जो है वो प्रैक्टिस की जाती है मेडिसिन की। ठीक है, अब एविडेंस बेस्ड का क्या मतलब? देखिए, इसमें दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एविडेंस बेस्ड का मतलब ये है कि डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन, और सेकेंडली डिपेंडिंग अपॉन द फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ, मतलब बेसिक फार्माकोलॉजिकल, द फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ ड्रग। ठीक है, देखा ये जाता है कि पेशेंट की डिजीज किस तरह से पैटर्न ले रही है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द पेशेंट। उसमें उसकी एज है, उसका जेंडर है, उसका पॉपुलेशन एथनिक ग्रुप है, उसमें उसकी डिजीज की सिम्टम्स, साइंस और डिजीज की स्टेज कौन सी है, और को एग्जिस्टिंग डिजीज भी है कि नहीं, मतलब साथ कोई और भी बीमारी है जिसको आप ट्रीट कर रहे हो, उसके अलावा भी कोई उसमें डिजीज है कि नहीं। ठीक है, तो ये पेशेंट की कंडीशन ये है मतलब। दूसरी तरफ फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ना आपके पास जो अवेलेबल उसके लिए ड्रग्स है, उनमें अब देखना है आपने जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, ड्रग्स जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, एज ऑप्शंस अवेलेबल है, उनमें से किस किस ड्रग की जो है ना मैच और कोरेस्पॉन्डिंग या कोरिलेशन जो है ना शो हो रही है पेशेंट की कंडीशन के साथ। तो उसमें से आपने फिर सिलेक्ट करनी है कि हाँ ये वाली जो है ना बेस्ट फिट रहेगी इसको। तो वो जो है ना वो आपने सिलेक्ट करके उसके लिए आप रेकमेंड करते हैं। अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। देखो, मैं अगर यहाँ पे बात करूं फॉर एग्जांपल डायूरेटिक एजेंट्स की, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स। ठीक है, आप डायूरेटिक्स में बहुत सारी क्लासेस पढ़ते हैं। आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स पढ़ते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स पढ़ते हैं। आप इसमें फिर लूप डायूरेटिक्स पढ़ते हैं। फिर आप इसमें थायाजाइड डायूरेटिक्स पढ़ते हैं। इसमें फिर आप पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स पढ़ते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स पढ़ते हैं। इसमें फिर आप ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स पढ़ते हैं।
मैं आपको इसी की लेके एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कैसे अप्लाई होती है, बेसिक कंसेप्ट कैसे अप्लाई होते हैं। मेरी बात सुने जरा। आपके पास एक पेशेंट है हाइपरटेंशन का, आपके पास एक पेशेंट है हाइपरटेंशन का, पेशेंट हाइपरटेंशन का है, क्लियर। अब अगर आपको जो है ना वो मेडिकल एक्सपर्ट्स ही कहते हैं कि आप डायूरेटिक्स को फर्स्ट लाइन एजेंट के तौर पे यूज करें हाइपरटेंसिव पेशेंट, यानी कोई पेशेंट न्यूली डायग्नोज हुआ है, उसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम, ठीक है, उसको डायूरेटिक दें, सिर्फ डायूरेटिक, अभी नया नया डायग्नोज हुआ है। अब सवाल ये है कि अब कौन सा सिलेक्ट करें। मेरी एक बात याद रखिएगा, अब मैं जाहिर सी बात है पूरी डिटेल तो नहीं बताऊंगा। देखें ये जो लूप डायूरेटिक्स हैं, लूप डायूरेटिक्स, ये बहुत अच्छा डायूरेटिक इफेक्ट देते हैं, मतलब दीज रिड्यूस द ब्लड वॉल्यूम, ये ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप क्लियर कर लें, ब्लड वॉल्यूम का कम होना इस बात की गारंटी नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है कि ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप करेगा। ब्लड वॉल्यूम कम होने से ये जरूरी नहीं होता कि ब्लड वॉल्यूम कम होने से ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप होगा, ऐसा नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जो आर्टीरियल सिस्टम है हमारा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो आर्टीरियल जो ट्री है, आर्टीरियल सिस्टम है, वो कोलैप्सिबल होता है। अगर वॉल्यूम कम हो तो वो भी श्रिंक हो जाती है, उस हिसाब से डीफ्लेट हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। वो अपनी, जरूरी नहीं है कि वो अपनी टोन को भी चेंज करेंगी, नहीं। तो लूप डायरेटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ब्लड वॉल्यूम कम करना। अब यहाँ पे एक और बात सुने, लूप डायरेटिक्स जो है वो ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं कैसे? बाय रिमूविंग वाटर, बाय रिमूविंग वाटर ब्लड में से। अब आपको पता है जब ये ब्लड में से वाटर को रिमूव करते हैं वाया किडनीज, मतलब डायरेटिक इफेक्ट देते हैं, तो ब्लड में से जो वाटर कम होता है ना, जो डेफिशिएंसी होती है रिमूवल की वजह से, वहां पे टिश्यूज में से ब्लड वो वाटर वहां पे आ जाता है, मूव कर आता है, टिश्यू वाटर वहां पे आ जाता है। यानी ब्लड वॉल्यूम तो अल्टीमेटली फिर एक तरह से वहीं का वही रहा जिस लेवल पे वो लूप डायरेटिक्स को देने से पहले था। टिश्यू का वाटर उसकी जगह ले लेता है, उसको रिप्लेस कर लेता है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एक्चुअली तो टिश्यू जो रिमूवल है, टिश्यू वाटर की रिमूवल है, ठीक है, वो एक्चुअल इफेक्ट मिला हमें इसकी वजह से, ब्लड वॉल्यूम तो वहीं पर रहा। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको ये बात आप जहन में बिठा लें, आपको कोई कुछ भी कहता रहे, लूप डायूरेटिक्स आर नॉट गुड और इफेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव्स। क्यों? क्योंकि वो तो मेनली ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं, जो कि रिप्लेस हो जाता है फिर टिश्यू वॉल्यूम से, टिश्यू वाटर वहां पे मूव कर आता है। तो आपको पता है कि टिश्यू के अंदर जो वाटर अगर एक्यूमुलेटेड हो, ठीक है, तो उसको हम एडीमा कहते हैं। तो एक्चुअल इफेक्ट फिर क्या हुआ? एक्चुअल इफेक्ट क्या हुआ जी? ट्रीटमेंट ऑफ एडीमा। तो लूप डायरेटिक्स तो एडीमा को ट्रीट करते हैं, वो ब्लड प्रेशर को तो नहीं चेंज करते कोई खास। इवन आप अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को आप अगर लूप डायरेटिक देते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको यूरिन आएगा, डायरेटिक इफेक्ट मिलेगा, उसकी जो टिश्यू की जो टर्गर प्रेशर है, जो टोन है उसके टिश्यूज की, वो कम होगी, लेकिन ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कोई खास नहीं चेंज होगी। बहुत रेयर केसेस है कि होंगी, प्रैक्टिकली कोई नहीं होगी। उसकी वजह ये है जो आपको मैंने अभी मैकेनिज्म समझाया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ आप आ जाओ थायाजाइड डायूरेटिक्स, थायाजाइड डायूरेटिक्स। अब ये जो थायाजाइड डायूरेटिक्स हैं इनका भी सुन लो कहानी थोड़ी सी। थायाजाइड डायूरेटिक्स जो, अच्छा अब लूप डायूरेटिक्स जो है वो क्या कर रहे हैं? वाटर की रिमूवल को फोकस कर रहे हैं मेनली। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं। अब लूप ऑफ हेनले वाटर परमिएबल पार्ट है नेफ्रॉन का, ठीक है, यानी ये टारगेट ही उस पार्ट को कर रहे हैं जहां से मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्प्शन होती है, तो ये उस रीएब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। अब थायाजाइड डायरेटिक्स जो हैं ये आगे डिस्टल ट्यूब में जाके काम करते हैं, वहां पे वाटर की परमिएबिलिटी कोई और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन या वाटर की मूवमेंट कोई खास होती नहीं है। इसलिए इनका लूप डायूरेट, इनका जो है ना डायूरेटिक इफेक्ट और वाटर रिमूवल इफेक्ट को इतना खास नहीं होता, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन वाटर एक्सक्रीशन। यानी डायूरेटिक इफेक्ट इनका इतना अच्छा नहीं होता। बल्कि अब मैं जो बात करने लगा हूं ना, आप वो सुने,
थायाजाइड डायरेटिक्स जब आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट करवा यूज करवाना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो इनिशियली तो ब्लड वॉल्यूम कुछ कम करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 4 to 6 वीक्स के बाद, आप यूज करवा रहे हैं डेली, 4 से 6 हफ्तों के बाद उस पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम उसी लेवल पे चला जाएगा जिस लेवल पे वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले था। समझ आई बात की? लूप डायरेटिक्स जो है, आप अगर कंटिन्यूअसली यूज करें तो ये क्या होगा, वाटर की रिमूवल करेंगे ब्लड से वहां से टिश्यू में आ जाएगा, टिश्यू में से वाटर आ जाएगा वहां पे जो ऊपर अभी मैंने आपको ऊपर बताया। आप कहेंगे सर वो तो फिर लूप डायरेटिक्स भी ब्लड वॉल्यूम को वहीं पे रखते हैं, थायराइड तो नहीं रखते, सॉरी थायराइड भी रखते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है? सुनो जरा, अगर अगर बात गौर से सुनना, लूप डायरेटिक्स जो है ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, मैंने पहले कहा था इंतहाई मुश्किल है और बेसिक कंसेप्ट पे बेस करती है और ऑर्गेनाइज नहीं है। मैं कोशिश ही करूंगा कि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिल जाए। देखें मेरी बात सुनना अगर आप, एक दो चीजें जहन में रखें कि लूप डायरेटिक्स आप यूज करवा रहे हैं दो सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल, एक सिचुएशन है कोई भी डिजीज कंडीशन, ठीक है, जिसमें एडिमा होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ हार्ट फेलियर की, या लिवर सिरोसिस की, लिवर जिसपे कहते हैं ना जिगर फेल हो गया, वो लिवर सिरोसिस की, या रीनल फेलियर की, ठीक है। ये वो डिजीजेज हैं जिनमें एडिमा होता है, वाटर टिश्यूज में चला जाता है ब्लड वॉल्यूम। सुनो जरा, ब्लड के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है ना वो टिश्यूज में मूव कर जाता है इन डिजीजेज में। अब आप इनमें जब आप लूप डाययूरेटिक्स यूज करवाएंगे तो क्या होगा, वो ब्लड में से वाटर को रिमूव करवाएगा, उसकी जगह पे फिर टिश्यू वाला वाटर खुद ही आ जाएगा। अब जब तक ये डिजीजेज रहेंगी तब तक आप लूप डाययूरेटिक्स यूज करवाते रहेंगे तो एडिमा नहीं होगा, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल रहेगा, क्योंकि वाटर तो आपने नॉर्मली इनटेक करनी है। बाहर से वाटर जो आएगा वो फिर टिश्यूज में नहीं जाने देंगे लूप डाययूरेटिक्स, ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन रखेंगे और टिश्यूज में वाटर को इकट्ठा भी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि रिमूवल करवा के रिप्लेस करवाई जा रहे हैं, इनटेक आउटपुट वो बराबर ऑलमोस्ट कर रहे हैं। क्लियर? दूसरी सिचुएशन, अगर आप लूप डाययूरेटिक्स किसी ऐसे बंदे को दो जिसको कोई डिजीज नहीं है, नो डिजीज, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, ये जो नहीं बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स, ये जो बॉडी बिल्डिंग में के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको पता है वो लूप डाययूरेटिक फिरोजिमाइड जो है वो यूज करते हैं। क्यों? हालांकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कुछ दिन 2-3 दिन के लिए ना वो लूप डाययूरेटिक्स यूज करते हैं ताकि उनके टिश्यूज में से एज मैक्सिमम एज पॉसिबल जो है ना वाटर रिमूव हो जाए और उनके टिश्यूज बिल्कुल वाटर के बगैर विजिबल हो जाएं, विजिबल जाहिर हो जाएं, क्योंकि पानी नहीं होगा तो वो टिश्यू एक एक नजर आएगा, फिर मस्कुलर टिश्यूज उसके नजर आएंगे, तो वो इस पर्पज के लिए लेते हैं। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो क्या होगी, डेथ हो सकती है, उनकी डेथ हो सकती है। क्यों? डिहाइड्रेशन इतनी सीवियर हो जाएगी, क्योंकि पहली कंडीशन जो डिजीज वाली थी उसमें तो प्रॉब्लम थी कि वाटर इकट्ठा होना चाहता है हर वक्त, तो हम लूप डायरेटिक देते जा रहे हैं ताकि वो इकट्ठा हो ही ना जब तक बीमारी रहेगी। अब इसमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है कि वाटर इकट्ठा होना चाहता है, हम तो नॉर्मल वाटर को भी रिमूव करवा रहे हैं। अब वो नॉर्मल वाटर को रिमूव कैसे करवा रहे हैं, वो लूप डायरेटिक जो है वो ब्लड वॉल्यूम में से वाटर को, ब्लड में से वाटर को रिमूव करता जाएगा, उसकी जगह पे टिश्यू का वाटर आता जाएगा। अब टिश्यू का वाटर आता जा रहा है, आता जा रहा है, अब टिश्यू के वाटर लेवल का भी तो एक लिमिट है ना। जब वो लिमिट खत्म हो जाएगी कि टिश्यू में अब वाटर खत्म हो रहा है, ठीक है, अब ब्लड का वॉल्यूम जो है वो अब कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वाटर आ ही नहीं रहा टिश्यूज में से, इनपुट भी वो नहीं लेते। क्यों? ताकि वाटर इकट्ठा ना हो, अंदर वाटर मैक्सिमली कम हो जाए। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में देखो उसकी वो टॉक्सिक हो जाएगा। समझ आई बात की? इस सिचुएशन को जरा लूप डायरेटिक्स की इस सिचुएशन को ध्यान में रखना कि वो ब्लड वॉल्यूम में से वाटर को रिमूव करते हैं, उस वाटर की रिमूवल के बाद जो डेफिशिएंसी वाटर की आती है ब्लड के अंदर, उसमें फिर वो टिश्यूज में से वाटर आ जाता है वहां पे। ठीक हो गया? अब आ जाओ थायाजाइड की तरफ। थायाजाइड भी एक्चुअली क्या करते हैं, सुनना जरा। थायाजाइड डायरेटिक्स जो हैं वो भी ब्लड वॉल्यूम कम करते हैं, ये भी ब्लड वॉल्यूम कम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लूप डायरेटिक्स कम करते थे। ठीक है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि थायाजाइड डायरेटिक्स जब ये ब्लड वॉल्यूम कम करते हैं तो इसकी जगह पे भी टिश्यूज में से वाटर आ जाता है, ठीक है, और डायरेटिक इफेक्ट मिलता रहता है। लेकिन होता क्या है, कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसे के बाद
क्या होता है कि रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाती हैं। रिफ्लेक्सेस नाम, चलो मैं रिफ्लेक्सेस की बात नहीं करता, वो बात बहुत ज्यादा डीप चली जाएगी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये ब्लड वॉल्यूम इन्होंने कम करना शुरू किया, टिश्यूज में से वाटर वहां पे आ गया, ठीक है। लेकिन क्या होगा, कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले, इसमें से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी। ये बात जरा समझना, ये टर्मिनल पॉइंट है इस कंसेप्ट का। कैसे, सुनो जरा। लूप डायरेटिक्स तो अपना एक्शन ही लूप ऑफ हेनले में करते हैं, ठीक है, इसलिए वहां से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये वहीं पे तो काम करते हैं, वहीं पे रोकते हैं वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को। वाटर की रिमूवल ये कैसे करते हैं, ये लूप ऑफ हेनले में एक्चुअली क्या करते हैं, वहां से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन दोबारा ब्लड में नहीं होने देते और यूरिन में एक्सक्रीट करवाते हैं। थायाजाइड डायरेटिक्स जो है वो लूप ऑफ हेनले में काम नहीं करते, वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो आगे आती है जाके वहां पे काम करते हैं, ठीक है। कैसे, वहां पे वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को एक्चुअली रोकते हैं, और सोडियम जब रीअब्जॉर्ब नहीं होती ना, तो वो ऑस्मोटिक इफेक्ट रखती है ना सोडियम, वो फिर वाटर को भी, पीछे से आने वाले वाटर को भी साथ लेके जाती है और एक्सक्रीट होती है यूरिन में। लेकिन ये जो इफेक्ट है कुछ देर तक चलता है, क्यों जी? वजह, वजह ये कि जब कुछ दिनों के बाद क्या होगा, वो जो वाटर पीछे से आ रहा होगा ना, वो लूप ऑफ हेनले से गुजर तो वो रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, वो रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। जानते हो क्यों? वो रीअब्जॉर्ब शुरू से क्यों नहीं था हो रहा जब थायाजाइड स्टार्ट किए थे? वो इसलिए कि थायाजाइड जब आपने स्टार्ट किए थे, ठीक है, अभी वो ब्लड वॉल्यूम को उन्होंने कम किया, टिश्यूज में से वाटर आया, ठीक है, तो वो रिप्लेस करता जा रहा था। लेकिन अब थायाजाइड आप फॉर एग्जांपल यूज करते जा रहे हैं, ठीक है, अब टिश्यू का पानी कम होता जा रहा है, तो टिश्यू का पानी कम होके फिर ब्लड का वॉल्यूम भी कम होना शुरू हो जाएगा। अब ब्लड के वॉल्यूम को कंपनसेट करने के लिए लूप ऑफ हेनले से जो है ना, वो जो नहीं है रिफ्लेक्सेस आपकी, वो क्या नाम है उनका, एल्डोस्टिरोन वगैरह, सॉरी, जो है आपके रिफ्लेक्सेस जो है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वो एक्टिवेट होके वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा लेगा। लूप ऑफ है, लूप डायरेटिक्स के केस में ये काम नहीं था हो सका, क्यों? क्योंकि लूप ऑफ हेनले अपना टारगेट ही नेफ्रॉन के उस पार्ट को करता है जहां से वाटर रीअब्जॉर्ब मेनली होता है। अब थायराइड उस वाले हिस्से पे काम नहीं करते, तो क्या होता है, जब ब्लड का वॉल्यूम मुसलसल यूज से कम होना शुरू होता है ना, ब्लड का वॉल्यूम भी कम होना शुरू हो जाता है थायराइड के बाद, तो लूप ऑफ हेनले आजाद है, फ्री है, वहां पे कोई थायराइड कुछ नहीं कर रहे, तो वहां से वाटर रीअब्जॉर्प्शन बॉडी करवाना शुरू कर देती है बचाने के लिए, रिफ्लेक्स के तौर पे। लूप डायरेटिक्स के केस में ये नहीं कर सकती, इसलिए लूप डायरेटिक्स जो है उनका डायरेटिक इफेक्ट पावरफुल होता है एज कंपेयर टू थायाजाइड डायरेटिक्स। तो फिर कहने का मकसद है थायराइड डायरेटिक्स का फिर एज डायरेटिक क्या इफेक्ट है, तो बेटा एज डायरेटिक इनका इफेक्ट है, अच्छा है। डॉक्टर झूठ बोलेंगे, किताबें भी कुछ और ये इंटरनेट पे भी आपको कुछ झूठ ही मिलेंगे, एक्चुअल ये है। अगली बात सुने, फिर डायजाइड का, थायाजाइड डायरेटिक्स का पर्पस क्या है, सुने, थायाजाइड डायरेटिक्स के कुछ एडिशनल जो है ना वो इफेक्ट्स हैं। क्या मतलब, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट रखता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट रखता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट रखता है। उसके अलावा ये पोटेशियम चैनल पे भी इफेक्ट रखता है, उसको ओपन कर सकता है ये, ठीक है। अब इन मैकेनिज्म की बेस पे क्या होता है, जो वेस्कुलर सिस्टम है ना, ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स के ऊपर ये हैसियत करता है। इससे क्या इफेक्ट मिलता है, वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन से फिर एक्चुअली टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, ठीक है, और इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तो कहने का मतलब क्या, अब आपके सामने मैंने दो कंपैरिजन किए हैं, लूप डायरेटिक्स के और थायराइड डायरेटिक्स के। लूप डायरेटिक्स इस तरह का इफेक्ट नहीं देते, ये वेजोडाइलेशन वाला कोई इतना खास नहीं देते। वो ठीक है, वो एक वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बेस पे है, लेकिन वो इस पूरी बॉडी में नहीं होता, वो सिर्फ किडनी में होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये कंपैरिजन आपके सामने बेसिक फार्माकोलॉजी का मैंने किया, तो अब आप खुद समझदार हैं कि हाइपरटेंशन के केस में आपने फर्स्ट लाइन कौन सी सिलेक्ट करनी है, आपने थायाजाइड सिलेक्ट करनी है, क्योंकि वो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट अच्छा देते हैं एज कम्पेयर टू लूप डायरेटिक, जबकि लूप डायरेटिक्स जो है वो डायरेटिक इफेक्ट अच्छा देते हैं एज कम्पेयर टू थायाजाइड्स। समझ आई बात की? एक बात, दूसरी बात सुनना जरा, अगर एक पेशेंट है हाइपरटेंसिव है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसका एक और मसला है कि वो हाइपोकैलीमिया का उसको प्रॉब्लम है, हाइपरटेंसिव है लेकिन हाइपोकैलीमिया का भी इशू है उसको, उसका ब्लड पोटेशियम लेवल कम रहता है। तो बड़ी रीजन है, मैं उस पर नहीं चलता, नहीं जाऊंगा, ठीक है।
अब उसके केस में आप क्या करेंगे, देखो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स जो है वो क्या करते हैं, वो पोटेशियम लेवल ब्लड का बढ़ाते हैं, जबकि बाकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, लूप डायरेटिक्स और थायाजाइड तीनों पोटेशियम लेवल कम करते हैं। अब इस केस में देखो ये जो बेस्ट फिट बैठ रहा है वो पोटेशियम स्पेरिंग बैठ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये डायरेटिक की मैंने जो एग्जांपल उठाई है ये आपको एक छोटा सा एक केस समझाने के लिए कि देखो इस तरह से हम बेसिक फार्माकोलॉजी को कंपेयर करके ड्रग्स की तो हम ये जाते हैं इस पे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पे। अब लूप डायूरेटिक्स के अंदर जो ड्रग्स है, फिरोजीमाइड है, टार्सीमाइड है, ब्यूमेटानाइड है, एथक्राइनिक एसिड है, इसी तरह थायाजाइड्स के अंदर भी हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोराथायाजाइड, हाइड्रोब्रोमोथायाजाइड, फ्लूमीथायाजाइड, जो है क्लोरथेलिडोन है, मेटोलाजोन है, उनके भी इसी तरह कंपैरिजन है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यूजुअली जो एक क्लास के अंदर जो ड्रग्स होती है ना, मिसाल के तौर पे एस इनहिबिटर्स के अंदर जो है वो ड्रग्स हैं। ठीक है, एस इनहिबिटर्स की अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, एस इनहिबिटर्स, तो एस इनहिबिटर्स में काफी सारी ड्रग्स हैं। ठीक है, उसमें कैप्टोप्रिल है, ठीक है, लिसिनोप्रिल है, रेमेप्रिल है, इनेलाप्रिल है। ठीक है, बहरहाल बहुत सारी हैं। आप अब बताना चाहता हूं कि मेजॉरिटी केसेस में एक ही क्लास के अंदर जो डिफरेंट ड्रग्स होती है ना, उनका आपस में जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस। विद इन जो ग्रुप है, ये मैं लिख भी देता हूँ, विद इन ग्रुप जो डिफरेंसेस होते हैं ना, विद इन ग्रुप जो डिफरेंसेस होते हैं, एक्चुअली वो फार्माकोकाइनेटिक की बेस पे होते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोडायनामिक्स। मैकेनिज्म ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, पीके डिफरेंस होते हैं, नो डाउट। फार्माकोडायनामिक डिफरेंसेस भी होते हैं, वो जो आप में से आगे सेशन में चलेगा वो डेफिनेटली फिर वो जब चैप्टर पढ़े जाएंगे इंशाल्लाह तो उसमें ये चीजें आएंगी। फार्माकोकाइनेटिक के अलावा फार्माकोडायनामिक डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस की बेस पे भी मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बदल जाती है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, पहले ये जरा मैं डिलीट कर दूं सारी। मैं यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक की बेस पर कुछ आपको जो है ना क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की डीलिंग आपको बताता हूँ। ये अभी तक जो आपको मैंने बताया था, अगर आप गौर करें तो ये आपको फार्माकोडायनामिक बेस पे मैंने एक जो है ना क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का बात की है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ फार्माकोकाइनेटिक की बेस पे भी। हम बार बार इसको रिपीट चीजों को कुछ को करेंगे। देखें, अ, आपकी आपने सुनी होगी फ्लोरोक्विनोलोन, फ्लोरोक्विनोलोन। ठीक है, इनमें आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी सुनी है, आपने लीवोफ्लॉक्सासिन भी सुनी है, आपने जेमिफ्लॉक्सासिन भी सुनी है, आपने गैटिफ्लॉक्सासिन भी सुनी है, आपने वो मॉक्सी फ्लॉक्सासिन भी सुनी है। अब मेरी बात जरा सुनना, ये जो सिप्रो लिवो जेमी गैटी वगैरह है, इनकी जो एक्सक्रीशन होती है ना, इनकी जो एक्सक्रीशन होती है वो किडनी से होती है, वाया यूरिन। जबकि जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है ये बाइल से एक्सक्रीट होती है, ये यूरिन से एक्सक्रीट नहीं होती, इसकी बाइल से एक्सक्रीशन होती है। ठीक है, आपको पता है ये फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंस है। इस डिफरेंस की बेस पे, इस डिफरेंस की बेस पे ये जो सिप्रोलिवोजेमी और गैटी वगैरह हैं, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस में यूज होती हैं, जबकि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूटीआईज में यूज नहीं होती, ना ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये यूरिन में एक्सक्रीट ही नहीं होती, ये बाइल से एक्सक्रीट होती है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जांपल इसी से रेलेवेंट एक और लेके चलता हूँ। ठीक है, आपकी थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है एक, सेफोपेराजोन, सेफोपेराजोन।
ठीक है। थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स जो है ना, जिसमें सेफ्ट्राइएक्सोन है, सेफीपाइम है, सेफ्टैजिडीन है, सेफोटेक्साइम है, ठीक है, ये सारी जो उसके अंदर मौजूद हैं, सेफोडोक्साइम है, वो ऑलमोस्ट सारी रीनली एक्सक्रीट होती हैं, रीनली। ठीक है। सेफोपेराजोन है, ये लिवर से एक्सक्रीट होता है, मतलब बाइलरी एक्सक्रीशन होती है इसकी, बिलरी एक्सक्रीशन होती है इसकी। जरा बात गौर से सुनना। ऑल अदर जो है ना थर्ड जनरेशन में, वो रीनल एक्सक्रीशन होती है उनकी। ठीक है। ओके। मैं आपको अब यहाँ पे एग्जांपल है क्लिनिकल इसमें कन्वर्ट करने लगा, क्लिनिकल केस में कन्वर्ट करने लगा। देखो वो लोग जिनको किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, आप जानते हैं कि जब कोई भी किसी भी किस्म का सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है किसी भी पेशेंट का, तो उसमें सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस की जाती है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस की जाती है। यानी उसको इन्फेक्शन नहीं भी होता तो हम उसको एहतियातन, प्रिकॉशन के तौर पे हम उसको एंटीबायोटिक्स यूज करवाते हैं। स्टार्ट ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं, और ऑपरेशन होने के बाद इवन कुछ दिन तक उसकी एंटीबायोटिक चलती रहती है, ताकि सर्जरी जो की है इंस्ट्रूमेंट से, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट था उससे, या उसको जो कट लगाया था, सर्जिकल काटा था उसके टिश्यूज को, तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उससे उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो आप ये, हम जो है ना इसको कहते हैं सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस। So surgical prophylaxis actually is the part of any surgical procedure, whether that will be minor or whether that will be major. So in any case, here I am giving the example of the kidney transplant patients. Definitely, it is a major surgery. So in this case, again, the surgical antibiotic prophylaxis will be required, and that is done. Listen, किडनी ट्रांसप्लांट किया इस पेशेंट का, ठीक है। अब किडनी उसका नया उसको लगाया, किसी और बंदे से लेके उसको ट्रांसप्लांट किया है, ठीक है। अब वो बॉडी ऑलरेडी उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी, और करती है। इम्यून सिस्टम उसका, इम्यून सिस्टम उसका जो है, जो रेसिपिएंट है, वो जो है वो कोशिश करेगा उसका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट करने की, जिसके लिए हम इम्यूनोसुप्रेसेंट्स भी देते हैं। खैर, अब किडनी नया नया आपने ट्रांसप्लांट किया है, तो उस किडनी को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देनी है, आपने इम्यूनोसुप्रेसेंट भी देते हैं आप, एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस भी करनी है। अब इस केस में हम सेफोपैराजोन को सिलेक्ट करते हैं, और ये दी जाती है हॉस्पिटल्स में, यही दी जाती है फिर इस केस में। क्यों? क्योंकि सेफोपैराजोन किडनी में जाती ही नहीं, जब वो जाएगी नहीं वहां पे, तो वो कोई डैमेज नहीं देगी किडनी को, वो किडनी को डैमेज नहीं देगी। क्यों? क्योंकि सेफलोस्पोरेंस नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करती हैं, ये नहीं करती सेफोपैराजोन। क्यों? क्योंकि ये किडनी में जाती नहीं है, ये बाइल से एक्सक्रीट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये किडनी में जाती नहीं है, किडनी में जाती नहीं है, तो फिर इसको देने का फायदा, हमने तो किडनी ट्रांसप्लांट किया कि उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए। बेटा, ये थोड़ा सा इसको समझे। आप जो आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, इन्फेक्शन से बचा रहे हैं ना, आपने सर्जिकल जो इंसिजन दिया है, सर्जिकल इंसाइज किया बॉडी के जिस पार्ट में, यानी कट लगाया, वो आपके पेट के पार्ट है, एब्डोमिनल एरिया है, एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल जो मसल्स हैं वो है। ठीक है। इन्फेक्शन वहां पे होने का रिस्क है, किडनी पे नहीं। किडनी तो स्टेराइल कंडीशन में आपने ट्रांसप्लांट किया, एक बात। दूसरी बात, किडनी के अंदर जो आपने किडनी ट्रांसप्लांट किया उसमें ब्लड घूम रहा है ना, ब्लड घूम रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है। अब ये जो एंटीबायोटिक आप सेफोपैराजोन देंगे, वो उस ब्लड में मौजूद होगा, उस ब्लड में मौजूद होगी जो किडनी में सर्कुलेट कर रही है, तो वो उसको, किडनी को भी प्रोटेक्शन देगी, लेकिन किडनी के नेफ्रॉन में नहीं जाएगी, नेफ्रॉन में एंटर नहीं होगी, ताकि डैमेज ना करे, क्योंकि ये वहां पे जाते भी नहीं है वैसे भी बाइल सब्स्टिट्यूट। तो ये प्रोटेक्शन भी दे देती है और डैमेज भी नहीं करती। तो ये देखो, एक फार्माकोकाइनेटिक की बेस पे आपने क्या किया, इसको क्लिनिकल केस के अंदर यूटिलाइज किया, बेसिक कंसेप्ट को, फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंस को। फिर इसी तरह आप लोगों को आइडिया होगा, आपने मे बी फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में वो किया हो परफॉर्म, आप वारफरिन, वारफरिन और हेपरिन का आप प्रैक्टिकल करते हैं सेकेंड ईयर में। ठीक है। वारफरिन, हेपरिन, अब दोनों ही एंटी कोएगुलेंट हैं, दोनों ही एंटी कोएगुलेंट हैं। ठीक है।
हेपारिन को आप इंट्रावीनसली देते हैं, वारफरिन को आप ओरली देते हैं। ये क्या बात हुई, सुनना जरा, इसके पीछे भी फार्माकोकाइनेटिक लॉजिक है। वारफरिन का जो साइट ऑफ एक्शन है बॉडी में वो है लिवर। लिवर के अंदर जाके ये वहां से क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है उनकी सिंथेसिस को, प्रोडक्शन को रोकती है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो लिवर में सिंथेसाइज होते हैं मैक्सिमली। ओके, हेपारिन क्या है, हेपारिन का जो साइट ऑफ एक्शन है वो क्या है, ब्लड खुद है, ब्लड के अंदर ये एक्शन करती है, लिवर में नहीं करती, ब्लड में करती है। ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ना उसको अपना जो है ना उसकी जो क्लॉटिंग कैस्केड है उसको ये रोकती है। खैर उस मैकेनिज्म में तो मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो अब वारफरिन अगर आप ओरली देंगे तो वो ओरली आप जानते हैं कि जो भी आप मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट को फॉलो करते हुए वो लीवर में एंटर होती है और लीवर में जाके वहां पे अपना एक्शन शो करेगी। अगर आप इसको इंट्रावीनसली वारफरिन को देंगे तो ये तो बायो अवेलेबिलिटी लीवर में बहुत कम होगी उसकी, क्योंकि उसने ब्लड में तो चले जाना, लीवर में बहुत कम जाएगी सर्कुलेट करती हुई। तो ये फार्माकोकाइनेटिक में डिफरेंस आ गया उसकी एब्जॉर्प्शन की बेस। हेपारिन इंट्रावेनसली आप देते हैं, क्यों, क्योंकि उसने ब्लड में एक्ट करना है। अगर आप इसको ओरली दोगे तो पहली तो बात है कि ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जीआईटी के, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ये एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। एब्जॉर्ब हुई भी तो लीवर में पहुंच के वहां से ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचते ये बहुत थोड़ी पहुंचेगी। तो ये देखो ये कोई डिफरेंस आया पीके की बेस पे, फार्माकोकाइनेटिक की बेस पे। तो फार्माकोकाइनेटिक जो डिफरेंसेस हैं, जो कंसेप्ट्स हैं बेसिक फार्माकोलॉजी में, उनको भी क्लिनिकल केसेस के अंदर यूटिलाइज किया जाता है और फार्माकोडायनामिक्स को भी किया जाता है। समझ आई बात की। मैं और एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड केस आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, जो कि फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक को मिला के एक केस बनता है एक तरह से। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करना जरा। देखो, एक पेशेंट है, वो चला गया है सेप्टिक, मैं ये टर्मिनोलॉजी, देखो आप चीजें ऐसे ही सीखोगे लेक्चरों में। यूरोसेप्सिस का केस है, यूरोसेप्सिस। अब ये यूरोसेप्सिस में मुझे लगता है आपने मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों ने आज पहली दफा सुना होगा। देखो सेप्सिस तो आप लोग सुनते हो, सेप्सिस क्या है, ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन। ठीक है, ओके, ब्लड इन्फेक्शन। यूरो क्या है, यूरिनरी, यूरिनरी, यानी कि ये ब्लड इन्फेक्शन की वो टाइप है दैट इज कॉज्ड बाय, दैट इज कॉज्ड बाय यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी उसकी कॉम्प्लिकेशन है। इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, कॉम्प्लिकेटेड केस है। मसला पहले क्या था, यूरिन में था सिर्फ। मसला क्या था, यूरिन में था, यूरिन था इनिशियली, यूरिन इन्फेक्शन इनिशियली, इट वाज इनिशियली। ठीक हो गया। अच्छा जी, इनिशियली ये क्या था, ये यूरिन इन्फेक्शन था। ठीक है, जो कि ट्रीट ना हो सका या रेजिस्टेंट थे या वट एवर। ठीक है, क्योंकि बढ़ता गया, कि बढ़ते बढ़ते ये इन्फेक्शन इसने ब्लड को भी इन्वॉल्व कर दिया, ब्लड में पहुंच के लगी, स्प्रेड टू, इट वाज स्प्रेड टू, इट स्प्रेड टू ब्लड। तो इसको हम कहते हैं यूरोसेप्सिस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो फिर जो है वो इन्फेक्शन वहां पे कैसे चला गया। हो सकता है उसके यूरिनरी ब्लैडर में कोई ब्लीडिंग हुई थी, कोई ट्यूमर था जो बस्ट हो गया। ठीक है, और ब्लड का कांटेक्ट हो गया यूरिन के साथ, ब्लड कांटेक्ट हो गया यूरिन के साथ, तो यूरिन से बैक्टीरिया गए ब्लड में, तो ब्लड इंफेक्शन हो गया। इसको इसलिए हम कहते हैं यूरोसेप्सिस। अब यूरोसेप्सिस में क्या क्या होता है वो आपको मैं उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बताता हूँ, तो आपको आइडिया होगा कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें इस पेशेंट को क्या हुआ, हॉस्पिटल जब वो आया तो क्या हुआ उसको। वो हाइपोटेंसिव शॉक में था, और
एक्यूट रीनल फेलियर था, एक्यूट रीनल इंजरी थी उसको, ARI कहते हैं इसको, ARI, सॉरी AKI। बहरहाल कुछ भी कह सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। एक्यूट किडनी इंजरी, इसकी एब्रीवेशन हॉस्पिटलों में यूज करते हैं AKI। ठीक है, फिर उसके अलावा इसको क्या था, ये पेशेंट कॉन्शियसलेस था, कॉन्शियसलेस, कॉन्शियसलेस कह लें या सब कॉन्शियस कह लें, ठीक है, कॉन्शियसलेस था। फिर AKI की वजह से ये एनयूरिक था या ओलिग्यूरिक था, एनयूरिक कह लो या ओलिग्यूरिक कह लो। ओलिग्यूरिक का मतलब होता है कम यूरिन आना नॉर्मल से, ठीक है, और एनयूरिक का मतलब होता है यूरिक आना, ठीक है। ओलिग्यूरिक हम कह लेते हैं, ठीक हो गया। और वीक पल्स थी इसकी, पल्स वीक चल रही थी। अच्छा, ये पेशेंट है, हार्ट फेलियर का भी इसको इशू था ऑलरेडी, यूरोसेप्सिस इसको था, हार्ट फेलियर का भी इशू था। इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन जो थी, हार्ट का जो इंडिकेटर होता है हार्ट के फंक्शन को मेजर करने का, उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35% थी फॉर एग्जांपल, यानी काफी कम, हार्ट का फंक्शन अच्छा नहीं था, ठीक है। फिर उसके अलावा ये जो पेशेंट है वीपल सीखा, जब लैब्स इसकी चेक करवाई, लैब्स, ठीक है, इसकी जब लैब्स चेक करवाई गई, ठीक है, तो उनमें इसका जो पोटेशियम था, पोटेशियम वो लो था, पोटेशियम वाज लो, ठीक है। अब यहाँ पे चलो मैं पहले ये बता दूं आपको, फिर मैं आगे चलता हूँ। सोडियम ऑलमोस्ट इसका आप कह सकते हैं नॉर्मल, सोडियम नॉर्मल था। तो लो पोटेशियम का मतलब आप कह सकते हैं कि 3.1 कह लो, ठीक है, मिली मिलीमोल पर इंटरनेशनली। सोडियम जो था वो आप कह सकते हैं 135 था, तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है। चलो राइट भी, चलो हम कह रहे हैं कि नॉर्मल था, बहुत गुड, ठीक है। फॉस्फेट भी आप एक कह सकते हैं वो good है। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने, अब पोटेशियम का लो होना रीनल फेलियर के साथ मैच नहीं करता। यूजुअली जो रीनल फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको पोटेशियम हाई होता है, होना चाहिए लेकिन होता जरूरी नहीं। इवन के बहुत सारे जो क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट होते हैं ना, जो डायलिसिस पर चले जाते हैं, उनका भी पोटेशियम डिस्टर्ब नहीं होता यूजुअली, समझिए बात। खैर ये हमारे लिए फिलहाल इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ एक्यूट आपको कंफ्यूजन से निकालने के लिए मैं कहता हूँ कि पोटेशियम इसका ऑलमोस्ट नॉर्मल था, चलो हम ये कह लेते हैं नॉर्मल पोटेशियम था, ताकि कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हो। लो जी, ये पेशेंट आया तो सूरत हाल ये है, ठीक है। अच्छा, इसका सीरम क्रिएटिनिन हाई था, सीरम क्रिएटिनिन वाज यू कैन से 3.9 था, ठीक है। यूरिया, सीरम यूरिया, ब्लड यूरिया जो है वो ऑलमोस्ट आप कह लो 61 पे पहुंचा हुआ था, हाई था, यानी सीरम क्रिएटिनिन भी हाई था, यूरिया भी हाई था। ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, सोडियम भी नॉर्मल थी, ये भी नॉर्मल। ओके, तो जी अब करना क्या है, अब आप मेरी बात सुनो। ये पेशेंट आया है, उसके देखें जो है ना, दो इश्यूज ऐसे हैं जिनको फौरन डील करना है। एक तो ये शॉक में जो चला गया इसको करेक्ट करो, ये जो इशू है, ठीक है। दूसरा इसका जो AKI है इसको भी फौरन सेट करो, लेकिन पहला जो आपका प्रेफरेंस है वो ये है, वो ये है, ठीक हो गया। अब जरा सुनते जाना, इसको कैसे हम डील करना है, कैसे डील किया जा सकता है, या किया गया होगा, ठीक है। सुनो जरा। तो जी हाइपोटेंसिव शॉक था, ठीक है, BP जो था, इसको फौरन क्या किया गया जी, रिंगर या नॉर्मल सलाइन किया गया। अच्छा, ये नॉन डायबिटिक था, डायबिटीज वगैरह, अच्छा रिंगर लैक्टेट इसको दिया गया, लगाया गया, या कह लो नॉर्मल सलाइन दिया गया, ठीक है। अच्छा, उससे इसका ब्लड वॉल्यूम तो कुछ इम्प्रूव हुआ, लेकिन ब्लड प्रेशर अभी भी कम था, ब्लड प्रेशर अभी भी कम। तो इसके साथ इसको सुनना जरा, नॉर एड्रेनालिन चलाई गई, नॉर एड्रेनालिन चलाई गई। क्यों जी, अब यहाँ पे बेसिक फार्माकोलॉजी आने लगी है, सुनना जरा। हमारे पास जो ब्लड प्रेशर देखिए, हाइपोटेंसिव है ना, ठीक है, हाइपोटेंसिव शॉक में है, मतलब ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया और BP भी कम था।
अब ब्लड वॉल्यूम के लिए आपने रिंगर या नॉर्मल सलाइन दे दिया। अच्छा, नॉर एड्रेनालिन जो है, नॉर एड्रेनालिन ये क्यों दी? देखें आपके पास ऑप्शन बड़े हैं, आपके पास नॉर एड्रेनालिन भी था, आपके पास एड्रेनालिन भी था, ठीक है, आपके पास डोपामिन भी था, आपके पास ग्लूटामिन भी, ठीक है। आपने नॉर एड्रेनालिन क्यों सिलेक्ट की? देखें इसकी रीजन है, एड्रेनालिन जो है ना वो बीपी हाई नहीं करती, इंप्रूव नहीं करती, वो बीपी की, इसका बीपी फोकस नहीं होता, इसका वैसे भी डुअल इफेक्ट है ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये डिफरेंट डोजेस पे डिफरेंट इफेक्ट देती है, ठीक है, तो इसका जो है ना वो वेरिएबल इफेक्ट आता है ब्लड प्रेशर पे, तो हम ये कभी भी रिस्क इसका नहीं थे ले सकते, क्योंकि ये किसी डोज पे बीपी को लो करती है, किसी डोज पे जो है ना वो हाई करके लो करके फिर नॉर्मल करती है, बाइफेजिक रिस्पॉन्स देती है, वेरिएबल था, कभी भी रिस्क नहीं ले सकते थे। डोपामिन डोब्यूटामिन जो है ना ये भी ब्लड प्रेशर को इतना कोई अच्छा ऊपर नहीं लेके जाती, इनका एक्चुअली इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो हार्ट पे है, ये हार्ट को जो है ना वो अफेक्ट करती है, जबकि इस पेशेंट के हार्ट को हम छेड़ना नहीं चाहते। क्रोनिक हार्ट फेलियर का केस है, लेकिन वो मेडिसिन पे चल रहा था, ठीक है, इसलिए इनकी जरूरत नहीं पड़ी। नॉर एपिनेफ्रीन जो है ये इसका इसलिए सिलेक्शन किया कि ये सिर्फ ब्लड वेसल्स को शेड किया, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके जो है ना ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर, ब्लड प्रेशर को जब आपने इंप्रूव करना हो तो मैक्सिमम कोशिश और ट्राई और जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि हार्ट के जो फंक्शन है उनको डिस्टर्ब किए बगैर ब्लड वेसल्स के थ्रू कर दिया जाए। उससे भी पहले ये है कि ब्लड वेसल से भी पहले है कि ब्लड वॉल्यूम के थ्रू ही काम चला, अगर उससे नहीं चलता, जो कि इस केस में नहीं चला और नहीं चलता, ठीक है, फिर हम ब्लड वेजल्स को एक्टिवेट करके ना हमने उनकी टोन बढ़ाई वेजो कंस्ट्रिक्शन से, तो उसके लिए नार एड्रेनालिन बेस्ट थी, क्योंकि ये हार्ट को डिस्टर्ब भी नहीं करती, हार्ट पे इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है, बाकी सारों का है जो नीचे मैंने, ठीक है, तो उसको देखो इस बेस पे कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन सिर्फ करती है, हार्ट को नहीं डिस्टर्ब करती, तो हमने ये सिलेक्शन की, क्योंकि हम उसके हार्ट को छेड़ना नहीं चाहते, साथ आपने रिंगर मिला दिया, तो इनमें से सिलेक्शन हमने इसकी बेस पे ये कर दी, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर ये हार्ट रेट को भी कोई इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती जितना बाकी करती, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये चल रही थी थेरापी, ये थेरापी चल रही थी, अच्छा अब एक्यूट किडनी इंजरी का मसला भी है, ये अच्छा एक्यूट किडनी इंजरी क्यों हुई थी, सुनो मेरी बात, एक्यूट किडनी इंजरी इसलिए हुई क्योंकि वो पेशेंट जब शॉक में गया, उसका ब्लड वॉल्यूम और उसका बीपी जो है वो कम हुआ, हाइपोटेंशन ही, ब्लड वॉल्यूम से ज्यादा एक्चुअली जो वजह बनती है वो हाइपोटेंशन टॉक्सिन्स की वजह से, टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होते हैं ना माइक्रोब से, वो प्रॉब्लम करते हैं ना, खैर, तो वो जो उसको हाइपोटेंशन की वजह, हाइपोटेंशन उसको जो हुई थी ना शॉक में जो लेके गई थी, तो उसने किडनी की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया, कि किडनी की सप्लाई हो, जब किडनी की ब्लड सप्लाई रुकी तो उसने फंक्शन रोक दिया, जिसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। अब इसका फंक्शन इंप्रूव करना है, उसके लिए जो फर्स्ट एवर मेडिकेशन वो है फिरोजीमाइड, फिरोजीमाइड, जरा सुनना कैसे, इसके पीछे भी इसकी फार्माकोलॉजी है, बेसिक फार्माकोलॉजी, सुनना जरा कैसे। देखो, जो फिरोजीमाइड है लूप पे काम करती है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। अब ये जो बोमैन कैप्सूल है, इसके बाद क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टर, उसके बाद फिर क्या है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद डिस्टल कॉन्वर्टर, और फाइनली कलेक्टिंग का। मेरी बात सुनना जरा, लूप डायरेटिक्स यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ लूप डायरेटिक्स जब यहाँ पे काम करते हैं तो वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाते हैं, वाटर को, सॉरी वाटर को एक्सक्रीट करवाते हैं, सुनना जरा, एक्सक्रीशन करवाते हैं, एक बार जब ये यहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देंगे और एक्सक्रीशन करवाएंगे, आगे मूव करवाएंगे, अब ये लूप ऑफ हेनले में और ये इंटरस्टिशियम के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होगी, इस वाटर की डेफिशिएंसी को पूरा करेगी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो है ना इसके अंदर जो वाटर है वो आएगा यहाँ पे डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, क्योंकि फिरोजीमाइड वाटर को मूव करवा रही है, वहां से भगा रही है, अब उस वाटर की रिप्लेसमेंट होगी प्रॉक्सिमल से, प्रॉक्सिमल से जब रिप्लेसमेंट होगी और वहां से कंपनसेशन होगी तो प्रॉक्सिमल में डेफिशिएंसी वाटर की आएगी, तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है GFR वो तेज हो जाएगी, वो तेज हो जाएगी, क्यों,
क्योंकि वाटर हमेशा अपना बैलेंस पूरा करता है, पूरा रखता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होने की कोशिश कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। लूपो फैलने में मसला हुआ, वहां से कंपनसेशन के लिए पीसीटी से पानी आया, पीसीटी से कंपनसेशन के लिए ये जीएफआर दे गए, क्योंकि वो उसके बिल्कुल एक बात। अब सवाल ये है कि पीसीटी का मतलब ब्लड सप्लाई है नहीं, सुनना जरा, ब्लड सप्लाई तो कट ऑफ थी, ब्लड सप्लाई तो कट ऑफ थी, तो जीएफआर कैसे इंप्रूव होगी? क्योंकि ब्लड आएगा तो जीएफआर होगी। तो बेटा इसके पीछे भी दो रीजन हैं। एक तो ये कि आप ये साथ जो रिंगर और ये नॉरएड्रेनालिन दे के बीपी को इंप्रूव कर रहे हैं, बीपी को इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ब्लड इस तरफ किडनी की तरफ रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा, एक। दूसरा जो आपकी ये जो फिरोजीमाइड है ना, ये रीनल आर्टरी को ओपन करती है, रीनल आर्टरी डायलेटेशन। पता कैसे? इसका भी मैकेनिज्म है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस करवाती है, उनको एक्टिवेट करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स रीनल आर्टरी को डायलेट करते हैं, वेजोडाइलेशन उसकी करते हैं। ब्लड, एक तो ब्लड प्रेशर ओवरऑल इंप्रूव होने से भी किडनी की तरफ ब्लड आएगा, दूसरा रीनल आर्टरी जब ओपन होगी तो ब्लड इस वजह से भी किडनी में आएगा, जीएफआर भी इंप्रूव होगी, ऊपर से वाटर डेफिशिएंसी को जो लूप में हो रही है उसको कंपनसेट करने के चक्कर में जीएफआर इस वजह से भी इंप्रूव होगी। यानी कि फिरोजीमाइड, ओवरऑल मैं अब बात जो करने लगा हूं, फिरोजीमाइड इंप्रूव्स किडनी फंक्शन, इंप्रूव्स किडनी फंक्शन। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने की। ओके, अब आपने गौर किया कि आप लूप डायरेटिक दे रहे हैं, फिरोजीमाइड आप दे रहे हैं, उसने किडनी की जो एक्यूट किडनी इंजरी का प्रॉब्लम है उसको तो सॉल्व कर रही है वो, लेकिन क्या वो हाइपोटेंसिव शॉक को प्रॉब्लम में नहीं लेके आएगी फिरोजीमाइड? वो इसको मसला नहीं करेगी, ये तो प्रॉब्लम करेगी, वर्सन कर सकती है। क्यों? पेशेंट हाइपोटेंसिव था, ब्लड वॉल्यूम भी कंप्रोमाइज था, उसका कम था, ठीक है, और बीपी भी कम था। ठीक है, अब फिरोजीमाइड कम से कम अगर ब्लड प्रेशर को जो है ना वो अगर लो नहीं करती तो हाई भी नहीं करती, और इस सिचुएशन में तो वो बल्कि लो करना चाहेगी, लो करना चाहेगी। एक्चुअल बात क्या है वो जरा समझना। आप फिरोजीमाइड दे रहे हो, वो वाटर की एक्सक्रीशन करवाती है, वाटर की एक्सक्रीशन डायूरेटिक इफेक्ट बड़ा पावरफुल देती है। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि किडनी फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा, जीएफआर इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा। अब ये पेशेंट को एडीमा तो था नहीं कि जो एडीमा को ट्रीट करे तो ब्लड वॉल्यूम मसले में नहीं आएगा। अब उसका टिश्यू वाटर लेवल नॉर्मल था, ब्लड वॉल्यूम जो है उसका वो कम करेगी, ये तो प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी, कम से कम शॉक वाली। तो इसको कैसे सेट किया जाए? इसको सेट करने के लिए क्या हुआ कि हमने आर्टिफिशियल प्लाज्मा दे दिया इसको, आर्टिफिशियल प्लाज्मा दे दिया इस पेशेंट को, आर्टिफिशियल प्लाज्मा दे दिया। सुनना जरा, यानी रिंगर और नॉर्मल सलाइन को अब बंद कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिरोजीमाइड अब काम करना शुरू हो गई है, तो अब ये तो इनको टिकने नहीं देगी रिंगर को या नॉर्मल सलाइन को ब्लड में, क्योंकि इसमें तो एक्सक्रीट करवाना वाटर को। तो अब हमने आर्टिफिशियल प्लाज्मा दे दिया। सुनना जरा, आर्टिफिशियल प्लाज्मा का बड़ा जबरदस्त काम क्या, इसके अंदर एल्ब्यूमिन होती है, आर्टिफिशियल एल्ब्यूमिन कह लो होती है। ठीक है, ये ब्रांड आते हैं, हीमासेल आता है, फिर जेलोफ्यूसिन आता है। ठीक है, तो जी बहरहाल आपने क्या किया, आपने ये आर्टिफिशियल प्लाज्मा दे दिया, उसमें एल्ब्यूमिन मौजूद था। अब आपको पता है जो आर्टिफिशियल एल्ब्यूमिन लाइक सब्सटेंस थी एक्चुअली, ठीक है, ये आपको पता है ऑस्मोटिक इफेक्ट रखती है या अनकॉटिक इफेक्ट रखती है। क्या मतलब? आपको पता ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन का मेन काम क्या है? एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर जो मौजूद होती है वो एक्चुअली ब्लड में वाटर को ब्लड के अंदर होल्ड करके रखती है, टिश्यूज में नहीं जाने देती। ठीक है, लो जी, अब आपने इसको ड्रिप चला दी, इन्फ्यूजन चला दी आर्टिफिशियल प्लाज्मा, इन्फ्यूजन चला दिया आपने। ठीक है, अब जरा सुनना, मुसलसल इन्फ्यूजन आप चलाएंगे इसकी, आप इसकी इन्फ्यूजन चलाएंगे, साथ आप फिरोजीमाइड देंगे। फिरोजीमाइड क्या करेगी, जो ऊपर से वो एल्बियो वो जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा चल रहा है, ठीक है, उसमें से जो फिरोजीमाइड है पानी को निकाल निकाल के किडनी से गुजारेगी, किडनी को एक तरह से वो क्लियर करेगी, रिस्टोर करेगी, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करती जाएगी। पीछे से आप सप्लाई देते जा रहे हैं। ठीक है, अंदर आर्टिफिशियल एल्ब्यूमिन लाइक सब्सटेंस मौजूद है जो वाटर को होल्ड भी कंट्रोल के अंदर रख रही है। यानी एम ही कह लो कि ब्लाइंडली अन्नेवा जो है ना वो फिरोजीमाइड के हवाले वाटर को नहीं कर रही, एल्ब्यूमिन वाटर को कंट्रोल करके दे रही है फिरोजीमाइड को किडनी में।
ठीक है, ताकि फिरोजिमाइड भी काम करती रहे कंट्रोल में रह के, और ब्लड का वॉल्यूम जो है वो भी एल्ब्यूमिन की, आर्टिफिशियल एल्ब्यूमिन की वजह से मेंटेन रहे। ठीक है, ये देखें, ये एल्ब्यूमिन का ऑस्मोटिक इफेक्ट उसका मैकेनिज्म है एक तरह से। ठीक है, उसकी बेस पे देखो उसने कितना जबरदस्त इफेक्ट इस पेशेंट को दिया। समझ आई बात? अच्छा, यहाँ पे एक और बात गौर करें जरा। अगर फॉर एग्जांपल इस पेशेंट का साथ पोटेशियम लेवल वो मैं देखते चेक करते हैं डेली, ठीक है, अगर उसका पोटेशियम लेवल कम हो रहा है, क्योंकि फिरोजीमाइड उसका पोटेशियम लेवल को कम कर दिया, आपको पता होना चाहिए फिरोजीमाइड का साइड इफेक्ट है हाइपोकैलिया। ठीक है, तो अब हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन। साथ हम और क्या ऐड कर सकते हैं? स्पाइरोनोलैक्टोन। क्यों? स्पाइरोनोलैक्टोन आप ऐड कर देंगे, डायरेटिक इफेक्ट भी मिलता रहेगा फिरोजीमाइड के साथ। अच्छा, ठीक है, और पोटेशियम भी बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि ये पोटेशियम को इंक्रीज करते हैं। अब फिरोजीमाइड कम करना चाहेगी तो ये बढ़ाना चाहेगी तो वो बैलेंस करेगा। बहरहाल इस केस को और बड़ा एक्सपेंड किया जा सकता है, और भी बड़ी चीजें ऐड हो सकती हैं। मेरा मकसद आपको एक आइडिया देना था कि किस तरह से हम जो आपके जो बेसिक फार्माकोलॉजी के कंसेप्ट हैं उनकी बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं आपके जो है ना इनकी अ, ये जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के केसेस की। अच्छा, एंटीबायोटिक्स जो है वो तो चलेंगी चलेंगी, अब वो कौन सी और किस बेस पे चलेंगी वो एक अलग बहस है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू डील द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के किस तरह से बेसिक कंसेप्ट्स को, फार्माकोलॉजी के ड्रग्स को हम यूज करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। सो थैंक यू वेरी मच। तो कोई क्वेश्चन हुआ तो आप बाद में पूछ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है? अल्लाह।